नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब गिन चुनकर 8 महीने रह गए हैं। प्रधानमंत्री के हालिया भाषणों में ये यकीन दिखता है सत्ता पक्ष का, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव का भाषण हो या 15 अगस्त को लाल किले से, कि वो लौटेंगे। और इस लौटने के पीछे दम क्या है? दम ये कि उनके नेतृत्व में देश समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। समृद्धि का पैमाना क्या है? जीडीपी का आकार। तो ये एक बात है। दूसरी बात हम रोज़ाना देखते हैं महंगाई को लेकर पक्ष विपक्ष के तर्क और कुतर्क, और इन सब के बीच अखबारों की कुछ ऐसी सुर्खियां होती हैं जो हमारे आपकी दैनंदिन की बातचीत का हिस्सा पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर नहीं बन पाती हैं। कभी मूडीज़ की रेटिंग आती है जो भारत की अर्थव्यवस्था को स्टेबल बताती है, सत्ता पक्ष उसकी या एसबीआई की रिपोर्ट का हवाला देता है और कहता है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से अर्थव्यवस्था सही पॉलिसी फैसलों के आधार पर मजबूत हो रही है। इन सब के बीच कभी किसी सब्जी वाले का वीडियो आता है, फिर उस वीडियो पर राजनीति होती है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने घर उनको बुला लेते हैं या मिलने के लिए आज़ादपुर मंडी चले जाते हैं, तो विपक्ष कहता है कि देखिए गरीब आदमी किस तरह से हलकान है। तो हम इन सब के बीच अपनी राय कैसे बनाएं? एक तरफ मजबूत होती अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ दैनंदिन चीज़ों के बढ़ते हुए दाम, और इन सब के बीच हम किसी भी एक दिन की सुर्खियां उठा लें तो हमें एक तस्वीर दिखने लगती है। आज की सुर्खियां लेते हैं उदाहरण के तौर पर। मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस अखबार है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में विस्तार से बताया गया है कि सरकार ने किस तरह से प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए फैसले लिए। अब इन फैसलों के उलट क्या हुआ? नासिक कमीशन एजेंट्स टू बायकॉट अनियन ट्रेड फ्रॉम टुडे, क्योंकि केंद्र सरकार ने 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि भारत का जो प्याज है वो बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के देशों में ना जा पाए, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसकी भरसाण कर लेंगे, बुंदेली लहजे में कहें स्टोर कर लेंगे और फिर मुनाफे के आधार पर बेचेंगे। इसके उलट आज ही के दैनिक जागरण ने इसी से जुड़ी एक और खबर लगाई कि 2 लाख टन प्याज और खरीदेगी सरकार। बफर स्टॉक को 5 लाख टन करने की योजना है ताकि जो खुदरा कीमत है जो बढ़ रही है तेज़ी से, उसको काबू में रखा जा सके। ये एक खबर है। प्याज टमाटर की तरह दैनंदिन इस्तेमाल की चीज़ है। सब्जी घरों में रोज़ आती है, यानी महंगाई है तो उसका रोज़ असर दिखता है डीजल और पेट्रोल की कीमतों की तरह। डीजल और पेट्रोल की कीमतों से याद आया, हरदीप पुरी ने भी ऐलान किया हाल में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि हम जल्द ही एलपीजी में राहत देंगे। सरकार के ही एक अधिकारी ने सोर्सों के हवाले से जो खबर छापी जाती है उसमें कहा कि कच्चे तेल के बढ़ते दामों पर भी हमारी नज़र है और उसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब के बीच द हिंदू, ये अंग्रेज़ी का एक अखबार है, जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो हचक के पढ़ते हैं, बाकी लोग मन होता है तो पढ़ते हैं। इसके पेज 1 पे एक खबर है, विकास धूत रिपोर्टर है, उनकी खबर है पल्सेस प्राइसेस में स्पाइरल एज डेफिशिएंट रेन मार्च सोइंग। लब्बू लुआब ये है कि जो दालों का उत्पादन है, जिसको हम दलहन कहते हैं कृषि की भाषा में, उसका रकबा घटा है, जोत घटी है, 9.2% घटी है। यानी कि पहले अगर 100 एकड़ में ये उत्पादन हो रहा था तो इस दफ़ा 91.8 एकड़ में हो रहा है। जब जोत घटेगी तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो फिर दाम बढ़ेगा। ये बहुत सीधी सीधी गणित है। नरेंद्र मोदी सरकार इसको लेकर पिछले कई वर्षों से बहुत प्रयत्नशील रही है कि दलहन का उत्पादन बढ़े
और जो ऑयल सीड्स हैं जिनको हम तिलहन कह देते हैं, उनका उत्पादन भी बढ़े। कई मोर्चों पर सफलता भी मिली है, लेकिन अभी घरेलू बाजार के हिसाब से चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। इसीलिए द हिंदू में ये आशंका जताई गई है इस रिपोर्ट के ज़रिए कि जैसे अभी टमाटर के दाम बढ़े, प्याज को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, वैसे ही दालों के दाम बढ़ सकते हैं। ये आज की सुर्खियां हैं। इन्हीं सब सुर्खियों के बीच वो वीडियो भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे सरकार के प्रयासों को दिखाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके लिए नितिन गडकरी की और नरेंद्र मोदी सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है। इन सब के उलट राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, चीन पर बयान को लेकर, जमीन के कब्जे को लेकर राहुल गांधी बनाम भाजपा चल रहा है। तो कई मुद्दे हैं, आसन्न चुनावी राज्य हैं। एक आम आदमी अपने घर में बैठकर इन सब के बीच अर्थव्यवस्था के इन अलग अलग सूचकांकों को लेकर अपनी राय कैसे बनाए, इसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय के जरिए। सबसे पहले हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इन आंकड़ों को हम शुरू करते हैं 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण से, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रयास किए, सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री जो इन्फ्लेशन के रेट को लेकर पिछले महीनों के आंकड़े थे उनको लेकर ये दावा कर रहे थे, पर आप गौर करिए उसी दिन अखबारों में खुदरा महंगाई की दर छपी। जून में राहत मिली थी, लेकिन जुलाई में एक बार फिर बाजार में आग लग गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई की दर 7.44% रही। महंगाई दर का ये स्तर 15 महीनों में सबसे ज़्यादा है। ये कुल तीसरा मौका था जब नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई की दर आरबीआई की सामान्य 4% के लक्ष्य से ऊपर चली गई और जो 6% की ऊपरी टॉलरेंस लिमिट है उसे भी लांघ दिया। मौसम बारिश का है, उसी भाषा में समझिए पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है खुदरा महंगाई के स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा मौसम की मार है, दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि रिटेल महंगाई होती क्या है और महंगाई का घटना या बढ़ना कैसे तय होता है। जब हम और आप बाजार जाकर खाने पीने या दूसरी ज़रूरत के सामान खरीदते हैं तो इस तरह की महंगाई को मापने का एक तरीका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिल्ड किया जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब हम सामान और सर्विसेज के लिए जो दाम चुकाते हैं, CPI उसको मापता है। फिलहाल देश में करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। और ये महंगाई घटती बढ़ती कैसी है? महंगाई का बढ़ना और घटना आमतौर पर किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदने से उनकी डिमांड बढ़ेगी, दाम भी। एक दूसरी स्थिति में भी कीमत बढ़ सकती है जब आम लोगों के पास पैसे उतने ही हों लेकिन चीज़ों की सप्लाई कम हो जाए, जैसा पहले टमाटर और अब प्याज के साथ हुआ। ऐसे में वही चीज़ खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई में सबसे ज़्यादा सब्जियां महंगी हुई, उसके बाद अनाज, दाल, मसाले और दूध और उससे बने उत्पादों के भाव बढ़े। जुलाई में सब्जियों के दाम 37% से ज़्यादा उछले। रिटेल महंगाई में सबसे ज़्यादा हाहाकार टमाटर ने मचाया। सर्वविदित है जिसके दाम जुलाई में 200% चढ़ गए थे। ये आंकड़ा 5.5 साल में सबसे ज़्यादा था। अदरक, लहसुन, मिर्च सबके दाम ऐसे ही दहाई की संख्या में बढ़े, कोई 90%, कोई 50%। सब्जियां ही नहीं, मसाले भी महंगे हुए। जुलाई में मसालों के दाम करीब 22% से ज़्यादा बढ़े। अनाज 13% महंगा हुआ। राज्यों के हिसाब से देखें तो 22 में से 14 राज्यों में महंगाई की दर 7% से ऊपर रही। सिर्फ दिल्ली, असम, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में ये महंगाई 6% के नीचे रही। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च कोई भी सब्जी बनाने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ महंगा है तो कम खाओ, मत खाओ वाला लॉजिक भी बेतुका हो जाता है। आप कपड़े या गाड़ी खरीदने में किफ़ायत देख सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, पर थाली में कटौती किसी के लिए भी मुश्किल भरा फैसला होता है। इसीलिए खाने के मामले में खुदरा महंगाई का बढ़ना एक बड़ी खबर होता है। आपने जुलाई की महंगाई जानी, अब ज़रा आज के दामों पर नज़र डालते हैं। 20 अगस्त को 1 किलो चावल के दाम 42 रुपये, यही दाम एक साल पहले 37 रुपये थे। 1 किलो आटा 35 रुपये में पिछले साल 32 रुपये था। तुअर दाल, जिसे हम अरहर दाल के नाम से भी जानते हैं, 140 रुपये प्रति किलो बिक रही है। पिछले साल ये दाल 110 रुपये में मिल रही थी। दूध पिछले साल 52 रुपये में 1 लीटर मिलता था, आज दूध के दाम 57 रुपये प्रति लीटर हैं। प्याज पिछले साल 25 रुपये में 1 किलो, आज 30 रुपये में। नासिक जैसी मंडियों में जो हाहाकार मचा है उसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि कीमत और ऊपर जा सकती है। और जिसकी इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा है टमाटर। पिछले साल टमाटर के दाम 34 रुपये थे, आज 85 रुपये में बिक रहा है। ये जो दाम हमने आपको अभी बताए ये किसी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नहीं, ये सारे आंकड़े हमने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट से निकाले हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये सरकारी आंकड़े हैं। जब आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो हर आइटम 2-4 रुपये ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं। हालांकि कहीं कहीं राहत भी है।
जैसे तेल के दाम, और इसे लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। पिछले साल सरसों का तेल 172 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था और इस साल 142 रुपये है, यानी यहाँ पर 30 रुपये की बड़ी राहत है। अब आप देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने हिसाब से आंकड़े उठाएगा और अपनी अपनी व्याख्याएं आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आर्थिक मोर्चे की एक और तस्वीर है। हमारा दावा है कि हम विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं 2024 में वो लौटेंगे और फिर देश विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाएगा। इस बात की तस्दीक सिर्फ प्रधानमंत्री करते हो ऐसा नहीं है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज, ऐसी एजेंसीज जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का, उसके भविष्य का आकलन करती हैं, वो भी यही कह रही हैं कि देश की, भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है, तारीफ की जा रही है। मसलन रेटिंग एजेंसी फिंच का कहना है कि भारतीय बैंकों के लिए काम करने का माहौल मजबूत हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान पैदा हुए आर्थिक जोखिम कम हो गए हैं। एक और रेटिंग एजेंसी मूडीज, इसने भी भारत का आर्थिक भविष्य स्टेबल बताया है, स्थिर बताया है। हालांकि मूडीज ने मणिपुर हिंसा के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर असहमतियों के घटते स्पेस को लेकर चेतावनी भी दी है। इसका मतलब प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को वैश्विक एजेंसियों से भी हामी मिल रही है। अब यहीं पर गरारी फंसती है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के जो बड़े इंडिकेटर्स हैं, जो भविष्य की राह है, उसको लेकर मिल रही है हामी। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है और उसके जो डेली इंडिकेटर्स हैं, उसको लेकर मिल रही है उलट तस्वीर। ऐसे में हम क्या समझें, कैसे इन चीज़ों की व्याख्या करें? सबसे पहले सुनते हैं आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली को। मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी जब किसी भी देश की रेटिंग करती हैं तो वो बहुत सारी चीजें उसमें लेती हैं। वो जीडीपी लेती हैं, टैक्स की कलेक्शंस लेती हैं, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स ली जाती है, देश का एक्सपोर्ट लिया जाता है, ट्रेड डेफिसिट लिया जाता है, फिस्कल डेफिसिट लिया जाता है। ये सब जो मैंने बताए, ये पैमाने मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के हैं। और एक तरफ ये मैक्रो इकोनॉमिक पैमाने, दूसरी तरफ आम आदमी जो दुकान पे जाके सामान खरीदता है और उसकी जेब से टमाटर जैसी चीज पर, प्याज जैसी चीज पर ज्यादा पैसे निकलने पड़ते हैं, उसकी जेब ढीली हो जाती है। तो मुझे लग रहा है मूडी जैसी रेटिंग एजेंसी बहुत ऊपरी लेवल पर रेटिंग करती हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये होती है कि आम आदमी के या गरीब आदमी को उसकी मार पड़ती है। तो ये सच है कि रेटिंग का तरीका जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हुए है। ध्यान देने वाली बात है कि मूडीज जैसी कंपनी या रेटिंग एजेंसी जब उसको रेट करती हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखती हैं। वो रिटेल डिमांड को नहीं देखती हैं या रिटेल कीमतों को नहीं देखती हैं। और वैसे भी ये जो कीमतें हैं इनको ट्रांजिएंट माना जाता है, मतलब ये कुछ समय के लिए ऊपर जाती हैं फिर उसके बाद नीचे आ जाती हैं। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है अर्थशास्त्र की दृष्टि से कि अगर महंगे दाम पर भी डिमांड निरंतर बनी हुई है तो इसका अर्थ है कि लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि ये सच है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत सारी लोगों के पहुंच से बाहर हो जाती है, पर मूडी जैसी एजेंसी ये मानती हैं कि अगर देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, अगर देश की विकास दर निरंतर बढ़ी हुई है और कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, तो ये एक तरह से अर्थशास्त्र की दृष्टि से अच्छा सिम्टम माना जाता है। तो जहां एक तरफ किसान इस बात की शिकायत करता है कि मुझे पूरी कीमत नहीं मिलती, अगर मैं अनाज और जो चीज खेतों में उगती है उनकी बात करूं, वहीं ग्राहक शिकायत करते हैं कि हमें महंगी मिलती है। तो आखिर जो ये जो गैप है, ये बिचौलियों के हाथ में प्रॉफिट चला जाता है। मैं समझता हूं एक और कारण जो महंगाई का हुआ है कि बहुत सारी इन चीजों की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। ट्रेडिंग की वजह से जमाखोरी शुरू हो गई है। तो कुछ लोग सामान को, जिनको ये अंदाजा होता है कि कीमत बढ़ने वाली है, वो सामान को स्टोर करके रख लेते हैं और जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो उसको बेचते हैं। तो जमाखोरी, होर्डिंग कह लीजिए, जमाखोरी कह लीजिए, वो भी हाल के सालों में देखने को मिली है। एक और कारण जो मैं मानता हूं वो है निर्यात, क्योंकि भारत में जब सामान, खाने पीने का सामान जब निर्यात के मौके मिलते हैं तो कोई भी उत्पादक, कोई भी सप्लायर वो मौका नहीं छोड़ना चाहता। उदाहरण के तौर पे मैं अगर प्याज की बात करूं, 1000 से 1100 रुपए क्विंटल प्याज की रियलाइजेशन एवरेज होती है सामान्य सप्लाई पर। यही अगर बांग्लादेश, यूएई से जो डिमांड आ रही है उसमें 2400-2500 रुपए क्विंटल रियलाइजेशन होता है। तो लाजमी बात है कोई भी प्रोड्यूसर या सप्लायर चाहेगा कि उसको बेहतर कीमतें मिले, और अगर बेहतर कीमतें मिलती हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं और सप्लाई उतनी है, उसी में से सामान निकल के एक्सपोर्ट हो जाता है। तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए सामान कम बिकता है। ये एक पक्ष है, वैश्विक मंदी चल रही, रूस यूक्रेन युद्ध है, फरवरी से मौसम की अनिश्चितता है। एक पक्ष और है, पूर्व में जेएनयू के प्रोफेसर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने लिखा कि भाजपा आर्थिक मोर्चे पर अपनी पीठ थपथपा रही है, दुहाई दे रही कैसे कोरोना महामारी और इस युद्ध से आई वैश्विक मंदी से हम बच गए। अपने सपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स लगा रही है।
पर ज़मीनी हकीकत इस गुलाबी चित्रण से अलग है। हाशिए पर रहने वाले लोगों को भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिलाओं और युवाओं को। बड़ी संख्या में किसान भी कृषि की दुर्दशा की शिकायत करते हैं और जिस $1 ट्रिलियन डेटा का हवाला दिया जाता है, उच्च पदों पर बैठे अधिकारी इसकी सटीकता पर संदेह जताते हैं। और इसकी वजह बकौल अरुण कुमार 2 बड़े कारण, भाई भतीजावाद जिसे क्रोनीवाद कहते हैं, और भ्रष्टाचार। क्रोनीवाद की वजह से एनपीए बढ़ रहा है, आर्थिक प्रशासन कमजोर हो रहा है और भ्रष्टाचार के मामले कायम हैं। और इसकी वजह से टेबल के नीचे वाला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, और इसको लेकर दावे और प्रतिदावे। लेकिन इन सब के बीच भारत के जीडीपी डेटा को लेकर भी कई एक्सपर्ट संदेह जताते हैं, त्रुटियां बताते हैं इसमें। उनका कहना है कि जब नोटबंदी की घोषणा की गई तब से ही असंगठित क्षेत्र में गिरावट आ रही है, लेकिन आधिकारिक डेटा में से शामिल नहीं किया गया। इसीलिए घटते हुए क्षेत्र को भी बढ़ता हुआ बता दिया जाता है। नतीजतन जीडीपी और विकास दर के अनुमान असली आंकड़ों से ज्यादा है। यूएन और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का काम डेटा इकट्ठा करना नहीं है, वो आधिकारिक डेटा के साथ काम करती हैं, इसीलिए इन त्रुटियों को दोहराती हैं। जिन एक्सपर्ट्स का ये तर्क है, उनके हिसाब से हम अभी 8वें या 9वें स्थान पर हैं। अरुण कुमार ने अपने लेख में इसका भी जिक्र किया है। सरकार खुले तौर पर भले न स्वीकारे, लेकिन अगले साल चुनाव है और महंगाई सरकार को भी दिख रही है। यही वजह है कि दाम पर कंट्रोल रखने के लिए कभी प्याज के निर्यात पर 40% की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, तो कभी ये ऐलान किया जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम या एलपीजी के दाम को लेकर भी सरकार चिंतित है और जल्द ही फैसला लेगी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो अविनाश किशोर के मुताबिक गरीब भारतीयों की जेब पहले से काटी जा रही है और अनाज की कीमतों का बढ़ना किसी भी सरकार के लिए जोखिम ही है और कोई सरकार ये जोखिम उठाना नहीं चाहती, खासतौर पर चुनावी साल में। हालांकि जब खाद्य व्यापार की बात आती है तो कोई भी सरकार, नरेंद्र मोदी हो या कोई और, दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते। हाल में एनडीटीवी के कार्यक्रम में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एलपीजी दाम घटाने को लेकर बयान दिया और कहा कि जल्द ही इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई कि सरकार अलग अलग मंत्रालयों से 1 लाख करोड़ के बजट के प्रबंधन से पेट्रोल, डीजल और खाने के सामान के दामों में महंगाई को रोकने की कोशिश करेगी। और इन सब के बीच वेलफेयर स्कीम्स का जिक्र भी हो रहा है। जैसे 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया गया, जो कि सितंबर के मध्य में लॉन्च की जाएगी और इसके जरिए इमदाद देने की, बाजार में कैपिटल लाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी में क्या है? थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस CRIER, इसमें प्रोफेसर और ख्यात कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी की बात है, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था और गरीबी पर एक जरूरी और दिलचस्प टिप्पणी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अशोक गुलाटी लिखते हैं, भारत अगले 5 से 10 साल में गरीबी को लगभग खत्म करने की राह पर है, लेकिन कुपोषण अभी भी गंभीर समस्या है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन, हीट वेव और अचानक आने वाली बाढ़ न केवल भारत की खाद्य प्रणाली के लिए बल्कि गरीबी उन्मूलन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और इन चुनौतियों से कैसे निपटें? जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच के साथ, यानी महिलाओं को अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनाकर। अगर हम अपने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को देखें तो 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से ये 30% से भी कम है। अगर हम उनकी साक्षरता में सुधार करें, उनके स्किल में सुधार करें, उनकी आर्थिक जागरूकता में और भागीदारी में सुधार करें, युवा महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, तो गरीबी, भूख और कुपोषण का समाधान किया जा सकता है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए, अगले 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और अगले 1000 बरस में भारत को महान बनाने के लिए सबका साथ, सबका विश्वास को चुनावी नारे से आगे बढ़ना होगा। पॉलिटिकल विल चाहिए होगी और चाहिए होगी आंकड़ों की, नीतियों की पारदर्शिता और सातत्य और उस पर खुली खिली बहस। ये आंकड़ों की बात थी, देश की अर्थव्यवस्था की बात थी। आखिरी में क्या है? हमने आपको पिछले हफ्ते ये कॉल दिया था कि चीज़ें कैसी भी हों, अच्छी हों, बुरी हों, सब बताएंगे और ख़त्म उम्मीद की बात पर करेंगे। आज उम्मीद की बात में चांद की सैर है। वेलकम बडी। चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में इस तरह से स्वागत हुआ और ये स्वागत किसने किया? चंद्रयान 2 के लैंडर ने। चंद्रयान 2 का लैंडर प्रदान, ये चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को ये मैसेज भेजता है। इसरो ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर का स्वागत किया है। हम सब जानते हैं मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। प्रदान ऑर्बिटर फिलहाल चंद्रमा की धुरी पर 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में है।
चंद्रयान 2 के दौरान के फेल होने के बाद तीसरा मिशन भेजा गया जो अब चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को यानी परसों शाम 5:20 पर चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसरो को ललन टॉप परिवार की तरफ से, पूरे देश की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होगी। वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो और देश के अंदर वैज्ञानिक चेतना आए, इसी सिलसिले में हम खबरों का आदान प्रदान आपसे करते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप शो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।